हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 28 अप्रैल 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रोनो जाय या रानी राय का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 फोटो जर्नलिस्ट। दोस्तों ये हैं रानी राय, इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये एक फोटो जर्नलिस्ट थे। अब इनके बारे में जानते हैं। जाने माने स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रोनो जाय या रानी राय का निधन हो गया। उन्हें खेल जगत में रानी नाम से जाना जाता था, जो 1990 के दशक से बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े हुए थे और उन्होंने ही पिछले साल इंग्लैंड में हुए आईसीसी विश्व कप को कवर किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 26 अप्रैल। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल 2020 का विषय है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। अब इसके बारे में जानते हैं। हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इतिहास। अब दोस्तों इसके बारे में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं। WIPO द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के CEO कौन है? तो फ्रांसिस गुर्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 असम सरकार ने। असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी नामक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यह दवाएं उन तक जल्द पहुंचाई जाए यदि वे उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की सूची में नहीं है। इस समय पर यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। धन्वंतरी योजना के बारे में अब जानते हैं। इस योजना के तहत लॉकडाउन के कारण स्थानीय रूप से उपलब्ध दवाएं ही घर पर मरीजों तक पहुंचाए जाएंगी। अगर दवाइयों की कीमत 200 रुपये से कम होगी तो मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे अधिक होने पर उन्हें भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीजों तक दवा पहुंचाने का काम करेंगे। अब दोस्तों यहाँ असम की बात हुई है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की IITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना नामक सर्च इंजन को विकसित किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 केरल। दोस्तों यह है विलोकना नामक सर्च इंजन का लोगो। यहाँ से ही हम किसी चीज़ को सर्च करेंगे। अब भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने एक AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ संबंधी सीमेंटिक सर्च इंजन विलोकना विकसित किया है, जिसका संस्कृत अर्थ खोजना है। इस सर्च इंजन से शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में ज़्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी,
खासकर ऐसे समय में जब उन्हें कोविड-19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता है। इस सर्च इंजन को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम न्यूरो जीआई IITM के प्रोफेसर AP जेम्स के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। अब बिलोकना सर्च इंजन कैसे करता है काम, इसके बारे में जानते हैं। ये सर्च इंजन कम समय में उचित जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा। इसके जरिए उपयोगकर्ता कीवर्ड्स आधारित अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर सकेंगे, जिसका अर्थ कि सर्च इंजन वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित सामग्री को समझने और खोजने के लिए तैयार होने जा रहा है। इसके अलावा उपयोगकर्ता के पास इस पर विश्लेषण के लिए किसी भी वैज्ञानिक सामग्री को अपलोड करने का विकल्प भी है, जिसका उपयोग भविष्य में विश्लेषण और अध्ययन की खोज के लिए किया जा सकता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल IIITM केरल की स्थापना 2000 में की गई। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल के निदेशक कौन है, तो साजी गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने के लिए किस सेवा के रूप में घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 जन उपयोगी सेवा। अब इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है। सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण लिया गया है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के तहत बैंकिंग उद्योग को लाने से ये बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से प्रतिबंध लगाता है। इसका अर्थ है 21 अप्रैल 2020 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी भी तरह का हड़ताल नहीं कर सकेंगे। अब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बॉट नामक रोबोट तैनात किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 केरल। दोस्तों यह है कर्मी बोट। इसको ही केरल सरकार ने मरीजों की सेवा के लिए तैनात किया है। केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बॉट नामक एक रोबोट को तैनात किया है। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा। इस रोबोट को ASIMOV रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, जो केरल गांव स्टार्टअप मिशन के निर्माताओं के साथ काम करने वाला एक निगम है। इस परियोजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों और डॉक्टरों के बीच होने वाले संपर्क को सीमित करने के साथ साथ PPE किट की कमी की समस्या का भी समाधान करता है। यह रोबोट 25 किलोग्राम तक का वजन प्रति सेकंड 1 मीटर की अधिकतम गति के साथ ले जाने में सक्षम होगा। अब केरल की बात हुई तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के CM है पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस पूर्व महिला कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सना मीर। दोस्तों ये हैं सना मीर। ये पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान थी और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान के पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को खेले हैं, जिसमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में खेले 137 मैच शामिल हैं। यह 34 वर्षीय क्रिकेटर वर्तमान में ICC की एक दिवसीय और T20 गेंदबाजों की सूची में क्रमशः 9वें और 41वें स्थान पर हैं। इस दाएं हाथ की बल्लेबाज ने दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ कराची में अपना वनडे खेला था। उन्होंने अपना आखिरी एक दिवसीय मैच नवंबर 2019 में लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। वह वनडे में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली 9 महिला क्रिकेटरों में भी शुमार हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन है 24 से 30 अप्रैल तक मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अब दोस्तों ये 24 से 30 अप्रैल तक जो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं। इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक मनाया जा रहा है। हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों की उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। टीकाकरण से हर साल दुनिया भर के लाखों लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन अभी भी दुनिया में लगभग 20 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार टीके नहीं मिल पाते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम क्या है? तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है। वर्ष 2020 का विषय इस बात पर केंद्रित है कि टीके के अलावा इसे विकसित करने वाले, पहुंचाने वाले और प्राप्त करने वाले हर जगह हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किस प्रकार नायक के रूप में काम कर रहे हैं। साल 2020 के अभियान का उद्देश्य बच्चों और विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के लिए टीके की कीमत में कमी लाना। अगला है लोगों को यह बताना और दिखाना है कि कैसे टीका जीवन का आधार है और यदि आप एक स्वस्थ और खुशहाल विश्व की कल्पना करते हैं तो यह बिना टीके के अधूरी है। टीकों के निर्माण और निवेश पर प्रकाश डालने के साथ साथ ही टीकाकरण की बढ़ोतरी पर भी जोर देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडनोन गिब्रेसस। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 30 जून तक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्य सरकार ने कोविड-19 परिस्थिति को लेकर राज्य की 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 30 जून 2020 तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं देने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक समारोहों के बारे में आगे का निर्णय स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सऊदी अरब। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये है दोस्तों सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अल सऊद ने इन्होंने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। नए आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए मौत की सजा मिली है और वह नाबालिग है तो उसे अब फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। मौत की सजा न देने के बाद के साथ यह भी कहा गया है कि नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल की सजा भी नहीं दी जाएगी। नए नियम की घोषणा सऊदी सरकार ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवाद अलावाद ने की थी। इससे पहले सऊदी अरब ने सजा के रूप में कोड़े मारने को भी समाप्त कर दिया था, जिसे जेल के समय जुर्माना या सामुदायिक सेवा से बदल दिया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने रुपए देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 50,000 करोड़। कोविड-19 के चलते हैं देश की अर्थव्यवस्था में सुस्त पड़ी कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती जा रही है। हाल ही में पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा था, जिसके चलते देश की अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद कर दी गई, जिससे म्यूचुअल फंड निवेशकों में घबराहट का माहौल था। इस संकट को कम करने के लिए आरबीआई ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की। यह सहयोग तरलता को बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है। अब आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई के
25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देवानंद कोवर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राजनीति। यह है दोस्तों देवानंद कोवर, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अनुभवी राजनीतिक व बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोवर का निधन हो गया। वह 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उन्होंने 25 मार्च 2013 और 29 जून 2014 से त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य किया। कोवर 1955 में छात्र नेता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और वह 1991 में हितेश्वर सैकिया सरकार में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य थे। वह 2001 में तरुण गोगोई सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस कंपनी को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने की मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल एलटीडी, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को आरबीआई ने को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने की मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। स्वीकृति के साथ आरबीआई ने ट्रांसकॉर्प को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए को ब्रांडेड व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी है, जिसका उपयोग 35 लाख से अधिक स्टोर और ऑनलाइन गेटवे में किया जा सकता है। आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल एलटीडी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए को ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंक कंपनियों में से एक बन गई है। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ घोष जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर कमा सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे। जैसे ही वे मास्क वितरित करते हैं, भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और वे उसी दिन या अगले दिन अपने खाते में भुगतान प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। मध्य प्रदेश यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। यह बायोडायवर्सिटी पार्क शाही बंगाल के बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से केंद्रीय तारा क्षेत्र में है। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फासिल, सतपुड़ा वन विहार, ये सब यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, जिससे फिर आपके पास हम फिर नया वीडियो लेकर आएँ। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। धन्यवाद।